फिर 1.5 के क्वेश्चंस करेंगे। रुद्र लेट क्यों हो गए भाई क्लास में आने में? टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम किसे कहते हैं? व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? अपने को ये सबको मालूम है कि कोई भी चीज को दो तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, या तो वन कि मैं सिर्फ डेफिनेशंस देती जाऊं, आपको विजुअलाइज करने के लिए मजबूर करती रहूं कि देखो ऐसा ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये होगा वो होगा। दूसरा तरीका है मैं उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दूं आपके सामने कि दिस इज हाउ वी प्रेजेंट थिंग्स, दिस इज हाउ दिस थिंग इज डिपिक्टेड इन स्पेस। तो वो जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या ये एक्चुअली एग्जिस्ट करती है? नो, दीज आर इमेजिनरी कर्व्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary curves drawn to represent the direction of electric field. Imaginary curves drawn in space to represent the direction of electric field. Such lines are known as electric field lines. How do we draw them? हम इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी जगह पे ड्रॉ करने का तरीका ये है कि आप कोई चार्ज लो, लेट्स से मैंने एक चार्ज लिया +q और इसके सामने रख दीजिए एक टेस्ट चार्ज। परिश्री, व्हाट इज अ टेस्ट चार्ज? आवाज नहीं आई है परिश्री मुझे आपकी। यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वेरी गुड। टेस्ट चार्ज अगर हमने रख दिया तो इस टेस्ट चार्ज पे दूसरे चार्ज की वजह से कुछ फोर्स लग रहा होगा। रिद्धि, ये फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? रिट्रैक्टिव। दोनों चार्जेस पॉजिटिव है रिद्धि? सॉरी, रिपल्सिव। रिपल्सिव होगा। तो ये फोर्स क्या बाहर की तरफ लग रहा होगा इस चार्ज पे। जो डायरेक्शन फोर्स को आएगा चार्ज पे वो बन जाएगा फील्ड लाइन का डायरेक्शन। तो हर केस में मैं टेस्ट चार्ज कहीं पे भी रख दूं, ये फोर्स जो है वो रेडियली आउटवर्ड्स लग रहा होगा। इसीलिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है बाहर जाते हुए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसी के सामने आपको दूसरा एग्जांपल दूं -q का, तो -q और यहाँ पे मैंने टेस्ट चार्ज रखा। राज, कैसा फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में? अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव मतलब कमिंग टुवर्ड्स द चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी जो होगी वो क्या होगी? इनटू द टुवर्ड्स द चार्ज, रेडियली इनवर्ड्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया फॉर नेगेटिव चार्ज। This is how field lines are drawn from for negative charge. एक आएगा पॉजिटिव चार्ज के लिए और एक आएगा नेगेटिव चार्ज के लिए। नेक्स्ट, इन दोनों से आगे बढ़े तो फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। मैं सारी तो नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो सारी आपको बताने की कोशिश करूंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये मैंने जो स्ट्रेट कर्व्स, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ किए वैसे ही होंगे, कर्व्स भी हो सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, राइट।
So the tangent drawn at any point, the tangent drawn at any point of electric field line represents the direction of electric field at that point. The tangent drawn to electric field line at any point represents the direction of electric field at that point. उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है वो कौन रिप्रेजेंट करेगा? हमारा टेंजेंट. नेक्स्ट, two electric field lines can never intersect each other. Two electric field lines can never intersect each other. क्यों? इसका रीजन पूछा जाएगा. ये आपके वो स्ट्रीम लाइंस के जैसा है जो आपने लास्ट ईयर कराया था ना. टू स्ट्रीम लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर. कोई मेरे को रीजन बता सकता है उसका? स्ट्रीम लाइंस क्रॉस होती थी तो क्या होता था? क्यों नहीं कर सकते थे स्ट्रीम लाइंस क्रॉस? मैम अगर वो लोग इंटरसेक्ट करेंगे तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो टेंजन बन सकते हैं. राइट. इसका मतलब क्या होता है कि दो डायरेक्शन हुई एट द हाँ. इंटरसेक्शन. वो पॉसिबल नहीं है ना अगर एक पॉइंट दो डायरेक्शन. वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड. आदित्य का आंसर एकदम राइट है. आदित्य ने बोला कि अगर आप मान लीजिए बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो उधर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा. तो अगर टू फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, टू फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग ईच अदर, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be two tangents representing two directions of electric field at the same point, which is not possible. Representing two directions of electric field at any point, which is not possible. इसीलिए two electric field lines can never intersect each other. कोई कंफ्यूजन इसमें? आपको ये रीजन में पूछे जाएंगे. ये सारे जो मैं बोल रही हूँ 1 मार्कर्स है आपके, ये आपको रीजन में पूछे जाएंगे. नेक्स्ट, थर्ड पे आ रही हूँ मैं इसको पेज टर्न कर दूं. कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? विहान, विश्वेश, एनी डाउट? नो, ऑल राइट. थर्ड पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. Electric field lines start from positive charge and end at infinity. They start from positive charge and they end at infinity. कि अगर पॉजिटिव से शुरू हुई भी फील्ड लाइन है तो वो इंफिनिटी पे जाके खत्म होगी. फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम इंफिनिटी and end at negative charge. Electric field lines start from infinity and end at negative charge. अगर इंफिनिटी पे शुरू हुई थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो वो नेगेटिव पे आके खत्म होगी. दिस इज द रूल. नेक्स्ट, ये तो मान लो जब आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज हो या आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज हो, दोनों अलग अलग हो तो वैसा होगा. बट अगर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव साथ साथ में रखे हो तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज. Electric field lines start from positive and end at negative.
ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टीज नहीं पूछेंगे. इट इज वेरी 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 रेयर चांस कि आपको ऐसा पूछा जाए स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. नो, बट हर प्रॉपर्टी का कई बार रीजन आ सकता है कि व्हाई ऐसा हो क्यों रहा है. इसके लिए ये रीजन आपको बताना रहेगा. ठीक है, ये आपको ऐसा आ सकता है कि ये सही है कि नहीं है, क्योंकि अभी तो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी हैं आपको. अगर ए एंड आर वाले क्वेश्चंस जो हैं उसमें आपको ये ख्याल में जरूर आएगा कि पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है कि राइट है, वो आपको सोचना पड़ेगा ए आर में. तो वो चीजें आ सकती है. नेक्स्ट, मूविंग ऑन. फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स. वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स. व्हाई? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होती है, नेगेटिव पे खत्म होती है. तो अगर वो क्लोज लूप बना रही होगी, if it is forming closed loop, that means both the positive and negative charge exist at the same point. क्या ऐसा पॉसिबल है कि ए की जगह पे पॉजिटिव हो और ए की जगह पे नेगेटिव हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं. एज पर दी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एल्जेब्रिकली ऐड हो जाते हैं. अगर एक जगह पे पॉजिटिव हो, उसी जगह पे नेगेटिव हो, तो वो एल्जेब्रिकली ऐड हो जाएगा. राइट विहान? इफ इसका रीजन अपने क्या देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स. व्हाई? बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव चार्ज, and if they form closed loops, that means both the positive and negative charge sides at the same point, which is not possible. Both positive and negative charge resides at the same point, which is not possible. Next, इसके बाद हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स. Electric field lines are continuous curves. They do not have sudden breaks. इसका मतलब क्या होता है कि ये पॉइंट कहना ये जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे एग्जिस्ट करती है धीरे 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 धीरे, एंड दे ड्रिफ्ट अपार्ट, दूर दूर जाती रहती है, राइट, एक दूसरे से. बट ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड आई जीरो, आई जीरो, आई जीरो. ब्रेक्स नहीं होते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में. तो ब्रेक्स नहीं होते हैं तो उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो सडनली नहीं होती है. ऐसा नहीं होता कि एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड आई और एकदम से जीरो होगी. विश्वेश, व्हाट डू यू थिंक, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती कब है? व्हेन इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम जीरो? नो आइडिया. सिद्धार्थ? मैम, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करे तो जीरो को टेंड करती है बीच में. जब इक्वल चार्जेस हो तो एट मिड पॉइंट वो जीरो होती है. आई एग्री टू यू. ये तो लेकिन आपने बताया पॉजिटिव और पॉजिटिव साथ में. अगर एक ही चार्ज हो तो, सिंगल चार्ज हो तो? सिद्धार्थ, व्हेन इज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो? Ma'am, when there is, means the end of its electric field, yeah, like particular point. एंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कब आता है? मैम मीन्स उसका वो होता है मैम, एनर्जी एक पॉइंट के बाद उसका इफेक्ट जीरो हो जाता है. वो पॉइंट क्या है? Ma'am. Neutral point. नो, दैट्स रॉन्ग. Ma'am, यस तनीषा. for smaller magnitude charge, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा स्मॉलर मैग्नेटिक चार्ज के. for unlike charges.
नहीं, मैं सिंगल आइसोलेटेड चार्ज की बात कर रही हूँ। आइसोलेटेड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होती है? चलो, लेट मी फ्रेम माय Point of क्वेश्चन। charge. यस परिश्री? At the point of charge. That's wrong. Parishri, let me reframe my question. What is the electric field due to a point charge equal to? This week up to Q upon R square. KCQ upon R square, right? So when you are talking about the location of the charge, R becomes equal to 0. If R is 0, electric field is Infinity. infinity. So will it be 0 periphery at the location of the charge? No. When is electric Tends to infinity. infinity? When R tends to infinity, field lines चलती रहेगी तब तक जब तक infinity ना आ जाए. They would drift apart. I would say that they would drift apart. आप देखोगे कोई भी चार्ज के सिनेरियो में जब भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की है, शुरू में दे आर क्लोज टू ईच अदर, बट जैसे जैसे दूर जाते हो दे ड्रिफ्ट अपार्ट. वो ड्रिफ्ट अपार्ट ये शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रहा है, बट दैट डजंट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रही है. 0 कब होगी? जब ये इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा. So when is electric field 0 for a point charge? बोलो बोलो फिर से बोलो. When is electric field 0 for a point charge? अभी किसी को नहीं बोला. My When God. it is at infinity. When R is infinity, R tends to infinity. विहान रुद्र पाठ लो. और रुद्र आपका वीडियो ऑन नहीं है, वीडियो ऑन कीजिए जाके. तनीषा ये है कहाँ पे आज? यही है मेरे सामने. वीडियो ऑन नहीं करे. कितनी बार मैंने इसको बोल दिया वीडियो ऑन करने के लिए. बोलो इसको. Electric field lines are continuous curves. They do not have sudden breaks. Electric field vanishes, but not suddenly. It won't do suddenly. When R tends to infinity, electric field tends to 0. That is the reason why electric field lines cannot have cannot have sudden breaks. They are continuous curves. That is the reason why. Next point, electric field lines are, इसको ऐसा नहीं फ्रेम करना था. Closer the electric field lines are to each other, or number of electric field lines per unit area. Number of electric field lines per unit area. Greater the number, greater would be the strength of the electric field. Closer the electric field lines, stronger would be the electric field. Closer the electric field line, stronger would be the electric field. इसको ऐसा भी बोल सकते हो. Greater the number of electric field lines per unit area, greater would be the strength of electric field. This is also we can say. कोई डाउट इसमें किसी को? इसके अलावा कोई कुछ बोल रहा है? इसके अलावा आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज दे रखी होगी, बट मैं और बाकी सारी जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो तो डिस्कस नहीं करूंगी. आई वुड डिस्कस वन मोर प्रॉपर्टी विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. टू रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, we draw equispaced parallel lines. ये हमने वैसे किया है अभी.
लास्ट क्लास में वी डिड इट फॉर डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो हमने ऐसे फील्ड लाइंस शो की थी। ये फील्ड लाइंस जो इक्वी स्पेस्ड हो और एक दूसरे के पैरेलल हो उनको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का खास बात क्या होता है? व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? माय गॉड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम होना चाहिए। The force experienced by any charge is equal at any point in the field. That means electric field का magnitude and direction remain same in all the region. Isn't that right, Parishri? The value of ऐसे field क्या? strength remains the same. Magnitude and direction remain same in all the points, right? आदित्य सोने का नहीं है सुबह सुबह। मैम रात को है, सोने का टाइम नहीं। जागते रहो, हिम्मत रखो, right? So these are various properties of electric field lines. मैंने ऑलमोस्ट सारी कवर कर दी है, फिर भी अगर एक आधी बाकी रह जाए तो आप वो देख लीजिएगा, राइट? नेक्स्ट, इससे आगे बढ़े, ये मेरा पूरा उसका पार्ट था, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का 1.4 का जो पेंडिंग था। 1.4 के न्यूमेरिकल्स भी डिड लास्ट टाइम, राइट रिद्धि? वी कंप्लीटेड न्यूमेरिकल्स ना। अब हमें 1.5 का वीडियो लेक्चर वाला पार्ट करना है। रुद्र और तनीषा, आई डोंट नो आप देख के आए हो कि नहीं देख के आए हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला पार्ट। उसमें काफी डिटेल में अभिनव सर ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्सप्लेन कर रखा है, तो वी विल गो थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला पार्ट। फिर हम 1.5 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन आई विल इंट्रोड्यूस गॉसेस लॉ टू यू। पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर उसके बाद 1.5 के क्वेश्चंस एंड देन गॉसेस लॉ। इतना मैं आपको करवाने वाली हूँ, राइट? हो सकता है इसमें मैं ऑर्डर में कुछ चेंज कर दूं, गॉसेस लॉ में पहले करवाने की इच्छा हो जाए तो मैं पहले करवा दूं, बट आज का टारगेट ये है कि आज का आपका होमवर्क रहेगा टू कंप्लीट सेशन 1.5। होमवर्क शीट 1.5 आपको खत्म करके आनी है। रुद्र, तनीषा, आपके जीएससीबी के वीडियो लेक्चर्स न्यूमेरिकल्स के पोस्ट हो चुके हैं, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उधर से देख सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चंस क्लास में करवाऊंगी, बट नॉट ऑल दी क्वेश्चंस फ्रॉम दी नोट्स। सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी मैं, जो जो क्वेश्चन मेरे को बहुत ऐसे डिफिकल्ट लगते होंगे वही क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी। इसके अलावा क्वेश्चंस आपको खुद से करने के हैं और आपकी रेफरेंस के लिए वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे। न्यूमेरिकल के वीडियो लेक्चर वी हैव मेड एंड वी विल पोस्ट इट इन गूगल क्लासरूम। जीएससीबी के ऑलरेडी डन, सीबीएसई के आई विल पोस्ट इट वेरी सून, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे 1.5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पहले इंट्रोडक्शन करना था, तो अगर आप लोग वीडियो देख के आए तो आई वुड लाइक विश्वेश टू आंसर दिस पार्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? मैम ऐसे डेफिनेशन नहीं आती, तो क्या आता है आपको, आप वो बताओ। मैम उन्होंने एक्सप्लेन किया वो समझ आ गया। आदित्य, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? The number of electric field line passing normally or perpendicular, जो भी बोला, to the surface which is held inside an electric field. इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक हमने फ्लक्स के साथ में किया कि जितनी भी फील्ड लाइंस एक सरफेस को ऐसे कट करके जा रही होगी नॉर्मली, वो सारी जो मेजर होगा वो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। दूसरी The भी number of field, सर ने दो लिखा है कि it is also defined as the dot or scalar product of electric. हाँ, डॉट ऑफ स्केलर नहीं होता, स्केलर होता है या तो डॉट होता है। हाँ दोनों मतलब नहीं होते। दोनों बोला, अभी dot दोनों डेफिनेशन को बोल देगा तो बाकी लोग क्या बोलेंगे? एक ही डेफिनेशन बोलेंगे। रिद्धि कह रही है मेरा आंसर चुरा Measure of flow of electric field through a given area. I wouldn't agree to it, तनीषा, बट ठीक है, वो डेफिनेशन में आप लिख नहीं सकते तनीषा, समझने के लिए अच्छा है, डेफिनेशन में नहीं लिखा जाता है। डेफिनेशन में इट वुड बी the measure of electric field lines passing normally through a given surface
इसको समझने के लिए आई डोंट नो अभिनव सर ने कुछ एग्जांपल यूज किए हैं इसको समझने के लिए, फ्लक्स को समझने के लिए? नहीं, ठीक है। हम सीधा मैं वही बता हाँ हम सीधा मेन डायग्राम में बता दिया। सीधा क्या बता दिया था? मेन डायग्राम जो फ्लक्स जो एक पास होता है एक लूप से, वही बता दिया। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ। अभी आपको मेरी बुरी सी शक्ल दिख रही होगी। ओके सो आप ये मानिए कि मान लीजिए आपने ना मेरे ऊपर फायरिंग करनी चालू की, आपको मेरा पढ़ाना पसंद नहीं आ रहा था और आप ऑफलाइन क्लासेस में थे हमारे साथ, और ऑफलाइन क्लासेस में आपने आके वो मारते हैं ना लोग जब स्टेज पे थे, अंडे मारते हैं, टमाटोस फेंकते हैं, कैन्स फेंकते हैं, तो आपने वो फायरिंग मेरे ऊपर शुरू कर दी। वो फायरिंग से बचने के लिए मैंने ये पेज होल्ड किया, ओ सेव मी, राइट, ऐसा करके मैंने सामने होल्ड किया। जब मैंने इसको ऐसे रखा तब तो ये थोड़े थोड़े पेज से मैं बच जाऊंगी। मान लेना पेज की जगह वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड है, ऐसा कर तब तो मैं बच जाऊंगी, राइट। आई विल गेट सेव्ड ना, थोड़ा तो मुझे बचा लेगा, ये पेज का एरिया ऐसा है कि वो मुझे बचा लेगा। लेकिन अगर मैंने इस पेज को ऐसे अरे बचा ले मुझे ऐसे करके होल्ड कर रखा होता आपके सामने, दैट बी ओके, चलता, वो बचा पाता मुझे? नहीं। तो जितने टमाटोज मुझ तक पहुंच रहे हैं ना उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितने टमाटोज मुझ तक पहुंच रहे हैं, जितने टमाटोज उसको क्रॉस करके जा रहे हैं उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। 1 सेकेंड ना, ऑलराइट। सो इसमें भी जो टमाटोज मेरे ऊपर हिट कर रहे थे वो टमाटोज को मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिमिलरली आप वो टमाटोज की जगह इमेजिन करो फील्ड लाइंस। जो फील्ड लाइंस आप तक पहुंच रही होगी, इस सरफेस को नॉर्मली क्रॉस करके जा रही होगी, वो फील्ड लाइंस को कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। दिस इज द एग्जांपल। और सिंस ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है सिर्फ आपके एरिया ऑफ द सरफेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि आपने सरफेस को होल्ड किस तरीके से करके रख रखा है। मैं ऐसे होल्ड करूं मैं ज्यादा बचती हूँ, ऐसे होल्ड करके टेढ़ा होल्ड करके रखूं मैं कम बचती हूँ, और ऐसे तो गॉन केस, ऐसा वाला है, राइट। सो it also depends on the orientation. Since it depends on the orientation of the electric field lines as well as the this area, so हमने इसका डेफिनेशन चेंज कर दिया। मतलब डेफिनेशन को क्वांटिफाई करने के लिए what did we do, जैसा आदित्य ने बोला कि it is the scalar product of, it is the dot product of electric field line and electric field and area vector. phi is equal to E vector dot A vector, और इस E vector dot A vector को हम लिख सकते हैं EA cos theta। यस आदित्य, नहीं मेरे को बोलना था इसलिए वो तो खत्म हो गया। अभी विहान, परिश्री गायब हो गए आप लोग, प्लीज वापस आ जाओ। इसमें थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? रिद्धि, व्हाट इज थीटा हियर? मैम चना के नहीं उसको बोलने दे। It is the एक second, angle between the electric field line and the surface of the surface through which it is passing. नहीं रिद्धि, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एंगल नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, पहली बात। Electric field, sorry. ठीक है, the angle between the electric field and area vector. it is the angle between electric field and area vector. What is area vector? हमने वो नहीं सीखा है। तो एरिया वेक्टर हम किसको बोलते हैं? किसी भी सरफेस का, अगर मान लो ये पेज है, इसका मुझे एरिया वेक्टर बताना हो तो इसका एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इस पूरे सरफेस के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा एरिया की, और डायरेक्शन जो होगी वो होगी एन कैप। एन कैप का डायरेक्शन मतलब नॉर्मली आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ आता होगा। इस सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड्स वुड बी एरिया वेक्टर।
magnitude same as that of the area and direction normal to the surface, इससे normal बाहर की तरफ आता हुआ, ठीक है. So यहाँ पे phi के फॉर्मूला में it is the scalar product या dot product of electric field and area vector. परिश्री स्केलर क्वांटिटी होगा कि वेक्टर क्वांटिटी होगा? एरिया वेक्टर नहीं, phi इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर स्केलर क्वांटिटी. ऑब्वियसली इट इज द स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर क्वांटिटी होगा. अगर मैं इसका यूनिट लिखने जाऊं तो राज आपको मेरे को यूनिट में हेल्प करनी है. इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर क्यूब. न्यूटन मीटर स्क्वायर. मीटर. इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट तो कूलम बाय न्यूटन पर कूलम. इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वुड बी न्यूटन पर कूलम. एरिया का क्यूब. मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर. एंड कॉस थीटा का कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता है. cos theta has no unit, it is a trigonometric ratio, it has no unit, right Raj? So the SI unit of electric flux would be Newton meter square per coulomb, right? Next dimensions लिखने जाऊं तो न्यूटन की वजह से dimensions आएंगे mL/t-2. a चार्ज की वजह से it would be 80 and meter square की वजह से it would be h square. So it would be mL cube t raised to -3 a raised to -1. These are the dimensions of electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डायमेंशन हम इस तरीके से लिख देंगे. अब डिपेंड करता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, तो उसके बेसिस पे फ्लक्स क्या होगा. अगर विश्वेश ये एंगल 0 डिग्री हो, तो फ्लक्स इज EA, that is maximum E into A. cos 0 का वैल्यू 1. विहान अगर ये एंगल 90 डिग्री हो तो विहान तनीषा ये एंगल 90 डिग्री हो तो 0. अनम्यूट नहीं कर पा रहे. 0. अगर एंगल 90 डिग्री हो तो फ्लक्स इज मिनिमम, दैट इज 0. और एंगल 180 डिग्री हो तो रुद्र, एंगल 180 डिग्री हो तो -E into A. It would be negative. -E into A. Flux is a negative scalar. जैसे आपने पावर के बारे में पढ़ा होगा, पावर के बारे में जब आप स्टडी करते हो तो आपको पता चलता है पावर का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. पावर इज नेवर अ नेगेटिव स्केलर, बट फ्लक्स इज अ नेगेटिव स्केलर. इट कुड बी नेगेटिव, पॉजिटिव एज वेल एज 0, राइट. पॉजिटिव इंडिकेट करता है फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, नेगेटिव इंडिकेट करता है फील्ड लाइंस लीव कर रही है सरफेस पे, सरफेस को लीव करके जाती है, राइट. दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो मेरे को डिटेल देना था. बाकी एक्सप्लेनेशन अभिनव सर ऑलरेडी वीडियो में दे चुके हैं. नाउ आई वुड जंप टू पहले कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसेस थ्योरम का इंट्रोडक्शन, एंड देन वी विल डू क्वेश्चंस फ्रॉम होमवर्क शीट. सो हम अभी तक जो पढ़ रहे थे, हम ये गॉसेस थ्योरम जो लेकर आने वाले हैं सिनेरियो में, उसकी जरूरत कहाँ पे पड़ी. तो उसके लिए मेरे को आपको वो थ्योरी देनी पड़ेगी, बिकॉज आप लोग आधे लोग सेकंड सेशन देख के नहीं आए हो. सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है? सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला KC/R². सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का डायरेक्शन इनटू r कैप. ठीक है आदित्य. सो it is KC/R², right? अगर दो चार्जेस हो तो क्या करोगे? तो इलेक्ट्रिक Q1 Q2/R². KC/Q1 Q2/R² is force, not electric field. मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रही हूँ यहाँ पे रिद्धि.
मैम इसमें फिर डाइपोल इन्वॉल्व होगा। डाइपोल नहीं इन्वॉल्व होएगा, झूठी बात, तो है ही नहीं। डाइपोल ऐसे डाइपोल इन्वॉल्व हो जाएगा, कुछ भी, ये हवा में बातें कर रही है। डिस्टेंस चाहिए होगा ना दोनों के बीच का। लो भाई, मैंने ये पॉइंट पे फाइंड किया, मैंने डिस्टेंस भी दे दिया, ये R1 है, ये R2 है। अब तो बोलो। KC Q1 Q2 by R1. KC Q1 by R2 plus KC Q2 by R2. डायरेक्टली ऐड कर सकती हूँ? नो नहीं, R1 स्क्वायर R वेक्टर में ऐड कर। वेक्टर एडिशन ऑफ द टू इलेक्ट्रिक, रिद्धि फॉर्म में नहीं, आज ये लड़की आउट ऑफ फॉर्म चल रही है। रिद्धि, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे पहले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो विच इज E1, दूसरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो E2, बाद में उन दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर दो। परिश्री, हम इसको क्या बोलते हैं वेक्टर एडिशन को? मैम मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। Yes, principle of superposition. This is known as principle of superposition. So आपको ये ख्याल में रखने का है कि अगर एक चार्ज हो तो अपने पास सीधा फॉर्मूला है, दो चार्ज हो तो ऐड कर देंगे। चलो नेक्स्ट, तीन चार्ज हो तो क्या करोगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चार चार्ज हो तो क्या करोगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर ज्यादा पांच हो तो? बहुत डिफिकल्ट होगा बट फिर वही यूज करना पड़ेगा। अरे मैम मतलब पांच में रिद्धि, पांच में डिफिकल्ट लगने लगता है ना, पांच में डिफिकल्ट नहीं होता इतना, पांच में इजी रहता है। अगर आप 100 की बात करो, 1000 की बात करो, 2000, तो डिफिकल्ट हो जाएगा। इनफाइनाइट चार्जेस हो तो फिर हम वो गॉसेस थ्योरम लॉ लगाएंगे। क्वेश्चन ही छोड़ दो। अरे लड़की ने पकड़ लिया और इसको पता चल गया मैम आप किस तरफ लेके जा रहे हो, हमें वो पता चल गया है। सो सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इजी है। 2 3 4 5 10 15 20 मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के कर सकती हूँ। करेंगे नहीं हम ऐसा कभी भी, इतना हम तकलीफ खुद को नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। बट व्हाट इफ द चार्जेस बिकम मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, कि इतना हो जाए कि वो इंफिनिटी के बराबर हो जाए। इतने चार्जेस अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक इजियर मेथड लेकर आएंगे जो सिमेट्री का यूज करके हमारे कैलकुलेशंस को इजी कर देगा। दैट मेथड इज नोन एज गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ हम क्यों इंट्रोड्यूस करवाते हैं? क्योंकि हमारे चार्जेस इतने ज्यादा हो गए हैं, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना मुश्किल हो गया है इतने सारे चार्जेस की वजह से। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना इतने सारे चार्जेस की वजह से मुश्किल हो गया है, तो वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री एंड डू इट इन आई बिलीव 2 और 3 स्टेप्स। जो काम 10 12 15 हजार स्टेप्स का होने वाला था वो हम 2 या 3 स्टेप्स में कर सकते हैं यूजिंग गॉसेस थ्योरम। तो इट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। इट मेक्स आवर कैलकुलेशन इजी एज कंपेयर्ड टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट? ऑलराइट, ये लोग जो लोग वीडियो बंद करके भाग गए हैं, प्लीज कम बैक। मैं ऐसे आगे नहीं पढ़ाऊंगी अब जब तक वापस नहीं आओगे। विश्वेश, आदित्य, तनिषा, गुड। सो अब ये जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, क्या नाम है हमारा, बहुत सारे कंटिन्यूअस चार्जेस के बारे में, जो मैं इनफाइनाइट चार्जेस की बात कर रही हूँ, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके के हो सकते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे इनफाइनाइट चार्जेस प्रेजेंट हो लेकिन अलोंग अ लाइन ही हो, सिर्फ एक लाइन के अलोंग, एक वायर के अलोंग पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना। अगर पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दैट इज नोन एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इट इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आपको अगर विजुअलाइज करना हो तो मान लीजिए इस स्केच पेन पे सिर्फ अगर चार्ज है तो वो उसका एक ही लाइन पे, एक ही एरिया पे है, तो वो लीनियर।
लेकिन इसके ऊपर ऊपर वाले सरफेस पे हो जाए, पूरे पूरे सरफेस पे, कर्व्ड सरफेस पे, जिसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अंदर भी चार्ज भरा हो, बाहर भी चार्ज भरा हो, पूरे के पूरे स्केच पेन पे चार्ज हो, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ऐसे केस में हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में वी कैन नॉट फाइंड चार्ज कितना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्टिंग, पूरा का पूरा हो सकता है इनफाइनाइट, कैलकुलेट करना मुश्किल है। सो वी इंट्रोड्यूस 3 न्यू टर्म्स। One is known as linear charge density, lambda, denoted by lambda. The other one is known as surface charge density, denoted by sigma. And the third one is known as volume charge density, denoted by rho. This is defined as charge per unit volume. Charge per unit volume. इसको हम बोलेंगे charge per unit area. चार्ज एग्जिस्टिंग पर यूनिट एरिया इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड इसको हम बोलेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ, Q/L इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। मैं नीचे तीनों के नाम भी लिख देती हूँ। लीनियर चार्ज डेंसिटी, नेक्स्ट के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, and third one is volume charge density. आप इसको इमेजिन करो, पर यूनिट लेंथ में चार्ज है Q, मतलब 1 यूनिट लेंथ में चार्ज Q आया, तो 2 यूनिट लेंथ में कितना होएगा सिद्धार्थ? अगर 1 यूनिट लेंथ में चार्ज लैम्डा है, 1 यूनिट लेंथ में चार्ज लैम्डा है, 2 यूनिट लेंथ में कितना होगा? मैम नहीं समझ आया। 1 यूनिट लेंथ में चार्ज लैम्डा है, 1 यूनिट लेंथ चार्ज हैज लैम्डा, 2 यूनिट लेंथ में कितना? 2 हाफ 2 लैम्डा। कम ऑन सिद्धार्थ यार, 1 यूनिट में लैम्डा, तो 2 में कितना? 2 पर लैम्डा। मैम लेंथ इनवर्सली पर मैंने बोल दिया पूरा 1 यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, मतलब 1 यूनिट लेंथ में चार्ज है लैम्डा, तो 2 में कितना? 2 लैम्डा। ओके 3 में कितना? 3 लैम्बडा, 4 में कितना? 4 लैम्बडा। तो अगर मैं कोई एक लेंथ L दे दूंगी, will you be able to find the charge? Yes, L lambda would be the charge, right? This is how we are going to use it. तीनों के फटाफट यूनिट बताएंगे। विश्वेश, I'll start with you. लैम्डा का यूनिट क्या होगा? कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर। विहान, सिग्मा का यूनिट? कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम पर मीटर स्क्वायर। राज, रो का यूनिट? कूलम पर मीटर क्यूब। कूलम पर मीटर क्यूब। डायमेंशंस लिखने हैं। आदित्य, लैम्डा के डायमेंशंस? मेरे को कूलम का याद नहीं है, मीटर का लेंथ करेंगे मैं अपॉन, लाफा लगा दूंगी अगर कूलम का नहीं याद होगा। याद नहीं है। 80 L raised to 1 हाँ सॉरी, हाँ सही है। अगर तुझे अगली बार चार्ज का डायमेंशन नहीं याद हुआ आदित्य, देख लेना, मुझे रिमाइंड में है, इससे पूछ रहा है, आते पहली चीज मैं इससे पूछूंगी। चार्ज का डायमेंशन सबको याद होना चाहिए। इट इज 80 पहली क्लास से रो रही हूँ मैं इसके बारे में। 80, so it would be L raised to -1 into 80। परिश्री, सिग्मा का? L minus 280. L raised to -280। तनीषा, रो का? L raised to -380. L raised to -380। सो ये तीनों चीजें हमें मालूम होनी चाहिए इनके बारे में, राइट? यहाँ तक अगर कंप्लीट हो गया है तो खत्म कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ू। मैं गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट याद करवाऊंगी अब आपको। बी एक्टिव इन क्लास। जब तक हर जन ये स्टेटमेंट नहीं भूलेगा आज की क्लास में, तब तक मैं क्लास नहीं छोड़ूंगी।
फिर भले आपका केमिस्ट्री का लेक्चर मिस हो जाए तो हो जाए, आई डोंट माइंड। ये स्टेटमेंट आप सबको याद करना जरूरी ही है, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर स्टेटमेंट पे जाते हैं। गॉसेस थ्योरम को चैप्टर 1 में छोड़ना इज इक्विवेलेंट टू प्रोजेक्टाइल मोशन को आपके लास्ट ईयर के चैप्टर 4 में छोड़ना। हाउ इंपॉर्टेंट वाज दैट, यू रिमेंबर ना? प्रोजेक्टाइल मोशन वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो गॉसेस थ्योरम यही है। इस चैप्टर में जब आप एंड में सीखने वाले होगे ना, रिवीजन करने वाले हो, आप लोग हमेशा मुझे आके यही बोलोगे मैम चैप्टर ये 1.6 पढ़ा दूं या 1.5 पढ़ा दूं, बस। You will never ask me to teach you 1.1, 1.2, 1.3. Never, ever. आज मेरी बात लिख के रख लो, आप पूछोगे नहीं, कभी भी नहीं बोलोगे करने के लिए। लेकिन 1.5 और 1.6 आप मेरे से हर बार पूछने वाले हो। That I'm very sure about it. So आज अगर मैंने अच्छा बेस क्रिएट किया होगा, वहां पे मुझे इजी रहेगा। आज मुझे अच्छा बेस क्रिएट करना जरूरी है। So इसीलिए गॉसेस थ्योरम आना बहुत जरूरी है। Gauss's theorem states that, हमेशा याद रखना, थ्योरम हो या लॉ हो, इसी तरीके से स्टेट किया जाता है। It states that the surface integral of electric field, the surface integral of electric field over a closed Gaussian surface या over a closed hypothetical surface is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within the surface. Is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within the surface. आप बोलोगे मैम आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट बोला और लिखा मैथ्स का पार्ट, रियली आप इतने स्मार्ट हो? नहीं, मैं आपको इस तरीके से याद करवाना चाहती हूँ पहले, कि पहले मैथ्स से याद रख लो तो स्टेटमेंट फॉर्म करना इजी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ds लिखा है, E.ds, जिसमें ds है एरिया वेक्टर। ये पूरा एक्चुअली क्या बन जाता है? फ्लक्स। अगर मैं छोटा सा फ्लक्स देख रही हूँ तो E.ds, पूरा इंटीग्रल देख रही हूँ तो नेट फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस, राइट? तो नेट फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस, इसको बोलेंगे कैसे? सरफेस इंटीग्रल। अगर ds की जगह dl होता, लेंथ होता, लाइन इंटीग्रल, dv होता, वॉल्यूम इंटीग्रल, तो लेकिन है यहाँ पे ds, तो क्या बोलेंगे? सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल किसका इंटीग्रल कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within that surface. 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within that surface. फिर से रिपीट करती हूँ या मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर, इट इज ओवर, प्रीपोजिशंस का भी आपको ख्याल में रखना है, सिद्धार्थ नींद नहीं लेनी है। The surface integral of electric field over a closed hypothetical surface, over a closed hypothetical surface, the surface integral of electric field over a closed hypothetical surface is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within that surface. The net charge enclosed within that surface. जो चार्ज उसके अंदर है वो उसी पे डिपेंड करेगा, बाहर जो चार्जेस है उस पे डिपेंड नहीं करेगा। So it would always count the charge present inside the Gaussian surface, not outside this Gaussian surface. आपको लग रहा होगा मैम ये Gaussian surface क्या बोल रही है बार बार?
तो ये क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस जो है इसको हम गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हैं। ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, बट मैं इसको इमेजिन करती हूँ एग्जिस्ट करता हुआ। तो दिस सरफेस इज क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस या क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, राइट। कोई डाउट इसमें किसी को? एक बार वापस समझाओगे इक्वेशन? The surface integral of electric field over a closed hypothetical surface is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within that surface. ठीक है, एक्चुअली मैंने इसको पहले ऐसा लिखा, लेकिन फिर मैंने कहा इसको सेपरेट करके लिखूंगी तो आपको बोलना भी याद रहेगा। 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within the surface। आप ऐसा भी लिख के छोड़ सकते हो, राइट, नॉट नेसेसरी, वो मैंने याद करवाने के लिए लिखा है, राइट। सो अगेन रेडी हो जाते हैं। देखो अपने सुपर स्मार्ट स्टूडेंट से पहले तो बात करते हैं अपने आदित्य। स्टेट गॉसेस थ्योरम, और वीडियो ऑन करके बोलना है आदित्य। Ma'am, the surface integral of electric field over a closed hypothetical surface, maybe that is called Gaussian surface, in free space is equal to 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times the net charge of the surface in the surface. Enclosed in the surface, the net charge enclosed in the surface, right है। इन्होंने फ्री स्पेस का टर्म ऐड किया, which is good। नहीं भी करते हो तो चलता है, लेकिन फ्री स्पेस ऐड कर दोगे तो बेनिफिट होगा, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ये एप्सिलॉन नॉट याद है कि लोगों को? व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट? विश्वेश, व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सिद्धार्थ, इसका वैल्यू कितना था फ्री स्पेस के लिए? 1/4 नो, 9 into 10 raised to 9. that's wrong. Vihan, what is the value of epsilon naught? Ma'am, can I say? No, wait. Oh, 8.8 something था शायद। 8.85 8.85 into 10 raised to minus 12. Epsilon naught is 8.85 into 10 raised to minus 12 coulomb square per Newton meter square. ऑल राइट, ये वैल्यू याद रखने का है, इसलिए भूलने का नहीं है। सारे वैल्यूज ये भी सीधा सीधा न्यूमेरिकल में काम आएंगे। कैसे चलेगा अगर आप भूल जाओगे तो? चलो नेक्स्ट, नाउ वी नीड टू मूव अहेड विद ये आदित्य ने तो अभी बता दिया। अब चलो मैं 2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग पॉज कर देते हैं। अब 1.5 में दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। वन इज जो हमारे टॉर्क पे बेस्ड है, और सेकंड इज जो हमारे गॉसेस थ्योरम पे बेस्ड है। अब गुजरात बोर्ड और सीबीएसई में जो कॉमन है, मैं वो वाले क्वेश्चंस ले लेती हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू खत्म कर दीजिएगा। 1.5 होमवर्क शीट पे आ रहे हैं हम लोग। 1 सेकेंड, मैं सीबीएसई के नोट्स पे तो हूँ, गुजरात बोर्ड के नोट्स में भी। मैम वो थर्सडे तक सबमिट करनी है। यस, होमवर्क शीट 1.5 थर्सडे तक सबमिट करनी है आपको। ऑलराइट, सो कुछ ही क्वेश्चन सेम है, कुछ बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जो आपकी 1.6 में आने थे वो इसमें आने हैं। ऑलराइट, गुजरात बोर्ड का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 14,
12 and 14. सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 14 और गुजरात बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 12 वो सेम है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये। अपने वहां से स्टार्ट करते हैं। वी कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E which is given by 3 into 10 raised to 3 I cap. Electric field is 3 into 10 raised to 3 I cap Newton per coulomb. What is the flux through a square of side 10 centimeter? What is the flux through a square of side 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane? On a side whose plane is parallel to YZ plane. अगर स्क्वायर लूप YZ प्लेन के पैरेलल है तो एरिया वेक्टर कहाँ लाई कर रहा होगा इसका? K cap के along. नो, स्क्वायर लूप YZ प्लेन में है, YZ प्लेन मतलब ऐसा होता है वैसे, YZ प्लेन में है तो एरिया वेक्टर कहाँ लाई करेगा? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, क्योंकि एरिया वेक्टर इज नॉर्मली आउटवर्ड्स, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, नॉर्मली आउटवर्ड्स मतलब ऐसे बाहर जाता हुआ। सो एरिया वेक्टर वुड बी अलोंग आई कैप इटसेल्फ पहले केस में। फर्स्ट केस में एरिया वेक्टर वुड बी अलोंग आई कैप इटसेल्फ। और स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है? L square. एल स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। साइड अपने को क्वेश्चन में गिवन है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, तो 0.1 का स्क्वायर दैट वुड बी 0.01 आई कैप मीटर स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। मुझे फाइंड करना है फ्लक्स। विहान, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है विहान? Raj Shah, what is the formula for electric flux? Ma'am, EF equals to ES cos theta. EF cos theta क्या होता है? Adit, what is the formula for electric flux? क्या? Phi is equal to EA cos theta. E dot A, phi is equal to EA cos theta या E dot A. So this is 3 into 10 raised to 3 I cap dot 0.01 I cap. What is I cap dot I cap equal to? Scalar product करना आता है? 1. I cap dot I cap is 1 और 3 into 10 raised to 3 into 0.01 करूं तो ये बचेगा 30, तो आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू इज 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये पार्ट ए हुआ। नेक्स्ट पार्ट बी। पार्ट बी इसका है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर if the normal to its plane makes an angle of 60 degree with the x-axis. Normal to the plane मतलब area vector। अब हमें क्लियरली गिवन है कि एरिया वेक्टर ही एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ? 60 डिग्री। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर नाउ? इट इज डायरेक्टली 60 डिग्री। सो फाई इन दैट केस वुड बी इक्वल टू EA cos 60। EA cos 60, E का वैल्यू फिर से 3 into 10 raised to 3 मैग्नीट्यूड और एरिया का मैग्नीट्यूड 0.01, cos 60 का वैल्यू 1/2, so it would be 30/2, that would be 15 Newton meter square per coulomb, 15 Newton meter square per coulomb। This was question 14 from CBSE and question 12 from GSEB। बाकी तो कोई क्वेश्चन मैच ना करवाए।
ठीक है, बाकी क्वेश्चन ऐसे कोई रैंडमली, एक और क्वेश्चन है लेकिन वो रैंडमली मैच करता हुआ है और इससे फ्लक्स से रिलेटेड नहीं है। मैं सीबीएसई का एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ जो फ्लक्स से रिलेटेड है और इजी भी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, सिर्फ फटाफट फटाफट करने के लिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन फ्रॉम सीबीएसई नोट्स एंड 17th क्वेश्चन फ्रॉम गुजरात बोर्ड के नोट्स। 10th फ्रॉम सीबीएसई एंड 17th फ्रॉम गुजरात बोर्ड। क्वेश्चन रीड करो सिद्धार्थ। A uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter has a surface charge density of 80 coulomb per meter. Microcoulomb Per meter. You find the charge on the sphere B. What is the total electric force leaving the surface of the sphere? ठीक है विश्वेश, ये 2.4 मीटर क्या गिवन है हमें? डायमीटर डायमीटर डी। अगर डायमीटर 2.4 मीटर है तो रेडियस वुड बी इक्वल टू 1.2 मीटर, राइट? परिश्री 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर क्या गिवन है? चार्ज डेंसिटी, कौन सी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। डिनोशन क्या होता है? अल्फा। क्यू बाय, अच्छा वो सेकंड वाला सिग्मा। सिग्मा। सिग्मा, अल्फा नहीं होता आदित्य, सिग्मा, which implies 80 माइक्रोकूलम है तो 80 into 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। मुझे चार्ज फाइंड करना है तो when I am supposed to find charge, sigma is equal to charge per unit area, तो Q would be equal to sigma into A। एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? व्हाट इज एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4πr²। तो सिग्मा की जगह 80 into 10⁻⁻⁶, 4 पाई की जगह 3.14 या 22/7 जो भी सही लगता हो आपको, इंटू आर की जगह 1.2 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, आपको चार्ज मिल जाएगा, राइट? सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, चार्ज के बाद हमें फाइंड करना है फ्लक्स। फ्लक्स ढूंढने का क्या तरीका होगा रिद्धि? कैन यू गेस? Normally, I guess E into A. फ्लक्स रिद्धि मैंने बताया था Closed. हाँ. ये भी फ्लक्स है, हाँ. तो फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो स्फीयर पे चार्ज दे रखा है Q, उसको मैं अगर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दूं, मुझे क्या मिल जाएगा? फ्लक्स। यहाँ पे जो भी आपका आंसर आता है उसको आपको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देने का है, विच इज 8.85 into 10⁻⁻12 यूनिट। राज, इसका यूनिट क्या होगा फ्लक्स का? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। वेरी गुड, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आदित्य, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? 80 L to the power -1। मैं लाफा लगाऊं फिर से? अरे मैंने सॉरी 80। हाँ, अरे मैंने 80। ओके 80। चलो, आई रैप अप माय क्लास हियर। नेक्स्ट टाइम अपने इसके क्वेश्चंस आप खत्म करके आइएगा। कोई डाउट है तो आप आके पूछ सकते हो मुझसे। आई टेक अप ऑल द डाउट्स। आपको आज के दिन में इसका वीडियो लेक्चर न्यूमेरिकल्स का मिल जाएगा, वरना आपको शीट